हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। अकाउंटिंग का नया चैप्टर होने वाला है जर्नल। पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हम एंट्रीज करेंगे। लगभग 40 से 50 एंट्री हम पार्ट 2 के अंदर कर लेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मान लेते हैं ये मेरी मिठाई की दुकान है और डेली ट्रांजेक्शन हो रही है। कैश में भी ट्रांजेक्शन हो रही है और क्रेडिट पर भी। क्रेडिट बोले तो उधार में भी सामान मैं बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रही और जो मुझसे उधार लेके गया है उसका मैंने नाम लिख लिया। ऐसे ही कभी किसी पेज पे लिख लिया या कभी दिमाग में ही रखा मैंने। तो इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम होने लगी, एक टाइम आया कि मुझे लग रहा है कि मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। बहुत बार क्या होता है, ये पेजेस गुम हो गए या जो मैंने अपनी मेमोरी में चीज़ें रखी हुई थी वो मैं भूल गई हूँ। तो इससे मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो मैं क्या करती हूँ, एक बुक लेके आती हूँ और उस बुक के अंदर मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ और उस बुक का नाम मैं रख देती हूँ जर्नल। जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख को XYZ आता है मेरी दुकान से, सामान खरीद के ले जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डेट लिखूँगी और बता दूँगी कि XYZ आया है, वो सामान लेके गया है मुझसे। और थोड़ी देर बाद ABC आता है, वो सामान लेके चला जाता है। तो इसी पेज में मैं ABC के बारे में भी लिख दूँगी कि मैंने ABC को सामान दिया है। तो जिस बुक के अंदर मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूँगी उस बुक को मैं बोलूँगी जर्नल। ये बिल्कुल जीरो लेवल पे समझा है। अब धीरे धीरे हम इस जर्नल को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी मैं जर्नल में कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूँगी तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकती। जर्नल में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूँगी जिसका मेरे पास क्या हो, एविडेंस हो या फिर प्रूफ हो कोई। ठीक है, उन्हीं ट्रांजेक्शन को मैं जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करूँगी। तो जो एविडेंस होते हैं और ये प्रूफ होते हैं, इनको बोलते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं ये हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं कंप्लीट। तो कोई भी जो चीज़ मैं जर्नल में रिकॉर्ड करूँगी उसका कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। तो देखो, ऐसे नहीं होता कि सोर्स डॉक्यूमेंट में मैं चीज़ें देख रही हूँ और उसको जर्नल में लिख रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक बस एविडेंस होता है। इस एविडेंस को देखकर मैं क्या प्रिपेयर करूँगी, वाउचर प्रिपेयर करूँगी। वाउचर मेरी फर्म का होगा, मैं सेपरेटली इन वाउचर को प्रिंट करवाऊँगी। उसके बाद इस सोर्स डॉक्यूमेंट से मैं क्या करूँगी, वाउचर के अंदर डेबिट साइड लिखूँगी और क्रेडिट साइड लिखूँगी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था, सिर्फ एविडेंस था और इन एविडेंस को देखकर मैं वाउचर में देखूँगी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और इन सोर्स डॉक्यूमेंट को मैं वाउचर के साथ अटैच कर दूँगी। अब इन वाउचर्स के थ्रू मैं जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करूँगी। तो इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो क्या होता है, जर्नल इज़ ए बुक in which transactions are recorded in the order in which they are entered, that is chronological order। ये क्या कह रहा है कि जर्नल वो बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। कैसे, उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे इसमें देखा था ना हमने कि पहले XYZ आया तो मैंने XYZ के बारे में लिख दिया, फिर ABC से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखी, उसके बाद कोई और आया होगा, मिस्टर X आया होगा, उसकी ट्रांजैक्शन लिख दी। तो ये उसी ऑर्डर में लिखी जा रही है जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकली बोले तो डेट वाइज, इसको हम डेट वाइज एंटर करेंगे। ये जो जर्नल होती है इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी सारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो इनिशियली कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल में ही रिकॉर्ड की जाती है इनिशियली। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। देखो, हम ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा, डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे, दो एस्पेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, और ये दोनों अपोजिट होंगे और सेम अमाउंट से होंगे। ठीक है, तो ये डुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। दूसरा किसको फॉलो करेगा, मनी मेजरमेंट को। वही ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी की टर्म में हम मेज़र कर सकें। इसके अलावा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है ये, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, वो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं बुक ऑफ
प्राइमरी एंट्री। देखो ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए थे, इसमें से हम रिवीजन कर लेंगे। जर्नल में जो भी एंट्री कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं हम, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर प्रिपेयर करेंगे और वाउचर के बाद हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, जर्नल के अंदर एंट्री करेंगे। जो पहली बार एंट्री होती है वो जर्नल में होती है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। और जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होगी। तो कुछ टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म होती है अपनी जर्नल एंट्री, एन एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो जर्नल में हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। दूसरी टर्म होती है जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब इसके हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं, फीचर्स ऑफ जर्नल, या फिर इनको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला फीचर क्या होता है, तो इसमें जो भी एंट्री होगी वो कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, क्रोनोलॉजिकली, यानी कि डेट वाइज। दूसरा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। थर्ड फीचर क्या होता है, इट रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स। कौन कौन से, डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों चीज को लिखता है, ये दोनों एस्पेक्ट लिखेगा, डेबिट भी और क्रेडिट भी। फोर्थ, इट शोज कंप्लीट डिटेल। जो पूरी, ये क्या करता है, पूरी की पूरी डिटेल को बताता है। जो भी हम जर्नल के अंदर लिखेंगे उसमें सारी की सारी डिटेल होगी। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। अब हम इसके कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। जर्नल के क्या फंक्शन होंगे, ये क्या काम करेगा, ये हमें क्या करेगा, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड करवा देगा हर एक ट्रांजेक्शन की, कि देखो ये डेट वाइज ट्रांजेक्शन है और पूरी डिटेल के साथ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन, टू एनालाइज विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। जर्नल से हमें पता लग जाएगा ना कि किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि जर्नल में जो एंट्री होगी वो डुअल एस्पेक्ट से लिखी जाती है फॉलो करके। थर्ड फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड ए बेसिक फॉर पोस्टिंग इनटू लेजर। देखो क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जर्नल क्या होती है, वो बुक होती है जिसके अंदर सारी की सारी ट्रांजेक्शन लिखी होती है हर इंसान की। हम सेल कर रहे हैं उसकी भी ट्रांजेक्शन लिखी होगी, परचेज कर रहे हैं उसकी ट्रांजेक्शन भी लिखी हुई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है लेजर बनाना। यानी कि मैं क्या करूँगी, अब एक सेपरेट पेज लूँगी, उसमें एक पर्टिकुलर इंसान का एक अकाउंट बना दूंगी कि इसके अंदर सिर्फ XYZ से रिलेटेड ही सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी। ओके, ऐसे ही मैं कैश का एक अकाउंट बना दूंगी कि इसमें वो सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी जो मैंने कैश में की है। सेम परचेज का अकाउंट बना दूंगी कि इस वाले पेज पर वही चीज़ें लिखी जाएंगी जिसके अंदर परचेज किया हो। और परचेज किसका होता है, गुड्स का होता है। बताया था ना मैंने कि जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो उसका परचेज अकाउंट बनेगा, और अगर हम असेट को परचेज कर रहे हैं तो उसका परचेज अकाउंट नहीं बनता है, तो इसका असेट अकाउंट ही बनेगा। ओके, जब भी हम लेजर बनाएंगे तो इसकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो कहाँ से लिखेंगे, वो हम जर्नल से। तो जब हम जर्नल से लेजर में चीज़ें लिख रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग करना। और जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे, जर्नलाइजिंग। और जर्नल से लेजर में लिखने को क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। पोस्टिंग करने में हमें बेस कौन प्रोवाइड करवा रहा है, जर्नल ही तो प्रोवाइड करवा रही है ना, कि हम जर्नल में से देख देख के अकाउंट सेपरेट बना रहे हैं। ये इसके फंक्शन हो जाते हैं। अब हम इसके कुछ फ़ायदे देखते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। तो जो भी देखो अकाउंटिंग डेटा होगा वो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएगा, डेट वाइज मिल जाएगा, एक जगह सारी की सारी ट्रांजेक्शन इकट्ठी मिल जाएगी मुझे। तो एक फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरा क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूसेस, कि जो भी पॉसिबिलिटी होगी एरर करने की वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम इसके अंदर डुअल एस्पेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यानी कि हम कोई भी एक ट्रांजेक्शन होगी उसके दोनों एस्पेक्ट लिखेंगे, डेबिट भी लिखेंगे और क्रेडिट भी लिखेंगे। तो जब हम एक ही ट्रांजेक्शन के दो दो एस्पेक्ट लिख रहे हैं तो एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, देखो मैं क्या कह रही हूँ, चांसेस कम हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होते हैं, बस कम हो जाते हैं चांसेस। फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लेते मैंने इधर 5,000 लिखा तो हाई चांस होगा कि मैं यहाँ पर भी 5,000 ही लिखूंगी। तो इस तरह से जो एरर्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है।
थर्ड एडवांटेज देखते हैं इसका, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, जो भी हम जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं उसकी एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन बोले तो एक छोटा सा नोट बना के लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, कि कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है। इससे हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। फोर्थ देखते हैं, पोस्टिंग टू लेजर। तो क्या होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको पोस्ट करना इजी हो जाएगा लेजर में। कहाँ से पोस्ट करते हैं हम, जर्नल की हेल्प से ही तो करते हैं। जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन लिखी हुई होती है, फिर इसमें से एक एक हेड उठाते हैं और उसका अलग अकाउंट बनाते हैं। तो ये किसकी हेल्प से बना पा रहे हैं हम, जर्नल की हेल्प से। ये हेल्प करता है पोस्टिंग करने में लेजर में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नल से लेजर में लिखने को पोस्टिंग। ओके, ये टर्म इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाएगी और फिर हम बैठे रह जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना। एरर डिटेक्ट कर पाएंगे। कैसे एरर डिटेक्ट कर पाएंगे, वही डुअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और दूसरा डेट वाइज होता है। मैंने लेजर बनाई, लेजर बनाने के बाद मुझे पता लगता है कि यार कोई गड़बड़ हुई है यहाँ पे, तो मैं उसकी डेट देखूंगी कि किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई है। फिर मैं क्या करूँगी, उस डेट को डायरेक्टली कहाँ पे ओपन कर लूँगी, जर्नल के अंदर ओपन कर लूँगी और उससे मेरी जो भी एरर होगा वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस देखेंगे। पहली लिमिटेशन क्या होगी, नॉट सूटेबल फॉर लार्ज बिजनेस। जर्नल छोटे बिजनेसेस के लिए तो चल जाएगा, लेकिन लार्ज जो बिजनेस होते हैं उसमें भाई डेली ही इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है कि अगर हम जर्नल बनाने लग जाएंगे तो 50-60 बुक तो जर्नल की ही बन जाएगी। तो ये लार्ज बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं होते। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सब्सिडरी बुक्स ले आते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे इसको। अच्छा, सेकंड लिमिटेशन क्या होगी इसकी, कैश बैलेंस इज़ नॉट रिवील्ड। जो भी हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं जर्नल के अंदर, तो उससे ये होता है कि हमें पता नहीं लगता कि कितना कैश बैलेंस है मेरे पास अभी। वो कब पता चलता है हमें, जब हम क्या कर रहे होते हैं, जर्नल से लेजर के अंदर क्या करते हैं, पोस्टिंग। क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। जब हम पोस्टिंग करेंगे तो एक सेपरेट अकाउंट बनेगा कैश का, और उसके अंदर फिर हम सारी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड लिखेंगे। और उसके बाद मुझे पता लगेगा लेजर बनाने के बाद कि हाँ मेरे पास इतना कैश है अभी अवेलेबल। तो इसका एक लिमिटेशन ये है कि इससे कैश बैलेंस रिवील नहीं हो पा रहा है। थर्ड लिमिटेशन है नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। देखो, ये क्या होता है, जब हम जर्नल बना लेते हैं तो जर्नल बनाने के बाद हमें लेजर बनानी ही पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने जर्नल बना ली तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं, क्योंकि जर्नल के अंदर तो सारी ट्रांजेक्शन डेट वाइज रिकॉर्डेड होती है। लेजर में हम उसको अकाउंट को सेपरेट कर देते हैं। तो जर्नल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं ना तो उसमें हमें हेल्प मिल जाती है। अब हम जर्नल का फॉर्मेट देखने वाले हैं कि ये कैसा दिखता है जर्नल। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको, यहीं दिखा देती हूँ मेरे नोट्स में। देखो, ये जर्नल ऐसा होता है, डेट लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, उसके बाद लेज़र फोलियो होता है। लेज़र फोलियो क्या होता है, जब हम जर्नल लिखते हैं, जर्नल के बाद जब लेज़र के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि लेज़र के किस पेज पर मैंने ये ट्रांजेक्शन लिखी है। तो उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी लेज़र का पेज नंबर होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, ताकि अगर मुझे मैच करना हो तो मुझे बार बार पन्ने पलट के देखना ना पड़े। यहाँ पर लेज़र का पेज नंबर होगा और मैं डायरेक्ट कहाँ पर पहुँच जाऊँगी, उस लेज़र की उस एंट्री पर पहुँच जाऊँगी जो मुझे चाहिए होगी। फिर लिखते हैं हम डेबिट और फिर लिखते हैं क्रेडिट। तो एक एंट्री करके दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे, परचेज गुड्स फ्रॉम XYZ ऑन कैश वर्थ 20,000 रुपीज़। तो क्या करेंगे, पहले डेट लिखेंगे, ये मैंने 27 सितंबर को ख़रीदी है तो डेट लिखेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर लिखेंगे, पर्टिकुलर बोले तो कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आएगी, वो लिखते हैं। इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेज़ का अकाउंट बनेगा और दूसरा कैश का अकाउंट बनेगा। तो परचेज़ क्या होता है, हमारा डेबिट होगा, तो हम क्या कर देंगे, परचेज़ लिखेंगे, परचेज़ अकाउंट, इधर डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे 20,000, ठीक है। और कैश अकाउंट, कैश क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है ना बिजनेस से, आउट हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जब भी हम क्रेडिट लिखते हैं तो उससे पहले टू लगाते हैं, टू कैश अकाउंट, और एक क्रेडिट वाले में लिख देंगे 20,000 रुपये। देखो, ये ट्रांजेक्शन हम पार्ट 2 में करने वाले हैं। ओके, ये तो बस आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है मैंने।
ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल का। अब हम एक छोटा सा टॉपिक है वो देखने वाले हैं, टोटलिंग, और इसको बोलते हैं कास्टिंग करना एंड कैरी फॉरवर्ड। जब हम लेज़र में चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एक जो पेज होता है जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसको क्या करते हैं, हम टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद जो भी अमाउंट होती है उसको हम बोलते हैं कास्टिंग करना। तो टोटल जो भी अमाउंट होती है, मान लेते हैं इस पेज का टोटल आया है 50,000 रुपीज़, ठीक है, 15,000 आया है इसका टोटल। तो जो ये हम टोटल कर रहे हैं इसको बोलते हैं कास्टिंग, ठीक है, कास्टिंग करना, टोटल करना। ओके, अब क्या होता है, अब ये टोटल तो इतना हो गया, ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसका टोटल आ गया 50,000 रुपये। तो अब मैं क्या करूँगी, जब नेक्स्ट पेज स्टार्ट करूँगी, जो पर्टिकुलर का जो कॉलम देखा था ना हमने, उसमें ये एंट्री आ जाएगी इधर। तो जो इस पेज पर जो हमने टोटल किया है, तो उसमें जो पर्टिकुलर होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड, CF, कैरी फॉरवर्ड, और उसको लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, 50,000। ओके, तो ये बताता है कि जो लास्ट पेज है उसका टोटल ये है, और ये पेज जब इस टोटल को हम नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे तो पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे अपन, टोटल ब्रोट फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है कि टोटल ब्रोट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो टोटल है ये हमने लास्ट पेज से उठाया है। टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको जब हम उस पेज पर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर में टोटल कैरी फॉरवर्ड, यानी कि जो ये बैलेंस है इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, कैरी करेंगे फॉरवर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा टोटल कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट में इसको CF भी लिखते हैं। और जब इस अमाउंट को दूसरे पेज की स्टार्टिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल ब्रोट फॉरवर्ड। ब्रोट बोले तो लाना, यानी कि जो हम पीछे वाले पेज से लेके आए हैं फॉरवर्ड करके, तो यहाँ पर वो अमाउंट फिर से लिखी जाएगी 50,000। तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है वो ठीक हो। तो ये हमारा जर्नल का थ्योरेटिकल पार्ट था। इसको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको अपने नोट से। जर्नल क्या होता है, ये एक बुक होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं पहली बार, फर्स्ट टाइम के लिए जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ से करते हैं, फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, और मेनली बोलूँ तो मैं वाउचर से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ये देखो ये रहा, फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर्स, ठीक है। और अकाउंटिंग वाउचर कैसे बनते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनते हैं। और हम जब और जर्नल में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कैसी होगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी, यानी कि डेट वाइज होगी। ओके, और जर्नल कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, और ये कंप्लीट डिटेल बताएगा ट्रांजैक्शन के बारे में। ओके, और जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी इनिशियली ट्रांजैक्शन होगी वो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसलिए उसको ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री बोली जाती है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है, एंट्री रिकॉर्ड करना जर्नल के अंदर, उसको जर्नल एंट्री बोलेंगे। और जर्नलाइजिंग क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू हम रिकॉर्ड करें ट्रांजैक्शन को, कहाँ पर, जर्नल के अंदर। तो देखो रिकॉर्डिंग कहाँ पर की जाती है, वो जर्नल में होती है। रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ जर्नल में होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, लेजर के अंदर होगा। ओके, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये हमें प्रोवाइड कराएगा, जो भी अकाउंटिंग डेटा है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रोवाइड करवाएगा। ओके, इससे जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये डुअल एस्पेक्ट फॉलो करता है। ओके, और लोकेशन ऑफ एरर का भी पता लग जाएगा। ये हमें एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाता है, कोई भी जो ट्रांजेक्शन हो रही है उससे रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं नरेशन रिटर्न। तो उसके अंदर नरेशन लिखी हुई होती है, एक्सप्लेन करता है उस ट्रांजेक्शन को। दूसरा इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये पोस्टिंग करने में हेल्पफुल होता है। कि पोस्टिंग कहाँ होती है, जर्नल से लेजर में जब हम कोई ट्रांजैक्शन लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो ये एक बेस प्रोवाइड करवाता है पोस्टिंग के लिए, लेजर बनाने के लिए। ओके, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस देखते हैं। नोट ए सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर, ये नहीं है कि अगर हमने जर्नल बना ली तो हमें लेजर नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद भी हमें लेजर बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कि अगर कोई बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, उसके लिए भी ये क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट, कैश बैलेंस नॉट रिवील्ड, इसके अंदर हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारे पास अभी कितना कैश है। ओके, वो कब पता चलेगा, जब हम लेजर के अंदर पोस्टिंग कर रहे होते हैं। ओके, ये इसका फॉर्मेट है। ये सारे कॉलम
उसी वक्त फिल कर लिए जाएंगे जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन जो ये लेज़र फोलियो होता है इसको हम कब फिल करेंगे, जब हम लेज़र बना रहे होंगे। ठीक है, कि लेज़र के पेज नंबर 9 में मैंने ये एंट्री लिखी है, तो यहाँ पर आके हम लिख देंगे 9, कि इसका मतलब हो जाएगा कि लेज़र के पेज नंबर 9 पर हमने इसको पोस्ट किया है। ओके, उसके बाद होता है टोटलिंग, कास्टिंग और कैरी फॉरवर्ड। टोटलिंग क्या होता है, अमाउंट टोटल ऑफ वन पेज, कि एक पेज का जब हम जो अमाउंट होता है उसको टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटलिंग करना या कास्टिंग करना। उसके बाद जो भी टोटल आएगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे पेज में। तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले पेज पर जो भी लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। और जो नेक्स्ट पेज होगा उसकी जो स्टार्टिंग होगी उसमें क्या लिखेंगे, वो जो टोटल अमाउंट था ना उसको उठा के यहाँ पर भी लिखना होगा और उसको नाम क्या देंगे, टोटल ब्रोट फॉरवर्ड। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी जर्नल की ट्रांजेक्शन ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट लिखा है, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर सेलर का नाम है तो इसका मतलब क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगी। और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होगी तो उसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा कि इसमें हमने कैश में परचेज किया है या सेल किया है। तो ये इसका रिवीजन था। इसके अंदर हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट क्या होता है, डिडक्शन करना। देखो डिडक्शन कहाँ से करना, जैसे कोई एक फ़ोन है उस पर जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट में वो मिल रहा है, वो किस प्राइस पर मिल रहा है, मान लेते हैं वो 50,000 पर मिल रहा है। इसमें से अगर मैं कोई डिडक्शन अलाउ कर रही हूँ, कुछ अलाउंस दे रही हूँ, मान लेते हैं मैंने 1,000 रुपये का डिडक्शन दे दिया इसके अंदर, ये मोबाइल कितने का हो गया, 49,000 रुपीज़ का हो गया। ओके, तो मैंने क्या किया, इसमें डिस्काउंट अलाउ कर दिया। जो ये डिडक्शन है मैं कहाँ से प्रोवाइड करवा रही हूँ, किस में से दे रही हूँ ये डिडक्शन, मार्केट प्राइस में से। वो प्राइस जिस प्राइस पर अभी ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट प्राइस। और दूसरा बोलते हैं इसको लिस्ट प्राइस या फिर कैटलॉग प्राइस। जो इसकी जो वो होती है ना, टैग होती है या जो इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ होता है, उस प्राइस में से मैं डिडक्शन प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वो होता है डिस्काउंट। अब देखो, तो जो डिस्काउंट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं। इट इज़ अलाउड बाय द होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। देखो क्या होता है, ये जो मेरी मोबाइल की दुकान थी तो उसमें मेरे को ऐसा तो है नहीं कि 2-4 मोबाइल ही चाहिए होंगे, मेरे को अच्छा खासा स्टॉक चाहिए होता है। 200 मोबाइल मान लेते हैं, मेरे को 200 मोबाइल चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँगी या होलसेलर के पास जाऊँगी जो बल्क में मेरे को क्या करे, मोबाइल प्रोवाइड करवाए। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, इनसे बल्क में मोबाइल परचेज़ कर लेती हूँ। तो जब मैं लार्ज क्वांटिटी में बल्क में जब कोई भी गुड्स को परचेज़ करूँगी तो इस वक्त जो मैन्युफैक्चरर होगा या जो होलसेलर होगा जो डिस्काउंट देगा, उस डिस्काउंट को बोल दूँगी मैं ट्रेड डिस्काउंट। ओके, और ये जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो किस पे मिलेगा मुझे, लिस्ट प्राइस पे मिलेगा, मार्केट प्राइस पे मिलेगा या फिर कैटलॉग प्राइस पर मिलेगा। यानी कि उस प्रोडक्ट पर जो प्राइस लिखा हुआ है उसमें से मेरे को डिडक्ट करके पेमेंट देनी है। ओके, तो देखो ये चीज़ कब मेरे को अलाउ की जा रही है, ये मैं अगर क्रेडिट में कोई सामान खरीद रही हूँ तो भी मैं इसको अवेल कर सकती हूँ ट्रेड डिस्काउंट को, और अगर मैं कैश में भी परचेज़ कर रही हूँ तब भी मैं ट्रेड डिस्काउंट को अवेल कर सकती हूँ। ट्रेड डिस्काउंट कब अवेल किया जा रहा है, जब मैं बल्क में कोई गुड्स को परचेज़ कर रही हूँ लार्ज क्वान्टिटी में। ओके, जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो उसकी कोई भी सेपरेट एंट्री नहीं की जाती है। जब हम इसकी एंट्री पास करेंगे तो जो डिडक्टेड अमाउंट होगी ना उसी पर एंट्री पास करेंगे। फॉर एग्जांपल XYZ sell goods of worth 20,000 and provide 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब इसकी एंट्री होगी तो इसके लिए सेपरेट एंट्री में ये नहीं लिखा जाएगा कि हमें 20% का डिस्काउंट हुआ है, हम इसमें से ही अमाउंट को डिडक्ट करके ट्रांजैक्शन लिख देंगे। तो 20,000 की 20% कितना होता है, 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ को मैं इसमें से डिडक्ट कर लूँगी तो कितने हो गए टोटल, 16,000 हो गए। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू सेल्स अकाउंट 16,000। ठीक है, हमने अलग से नहीं लिखा इस एंट्री में कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, हमने डिस्काउंटेड अमाउंट पे ही ट्रांजैक्शन नोट डाउन कर लिए है। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब हम देखने वाले हैं
कैश डिस्काउंट क्या होता है। ये मेरी मोबाइल की दुकान है, अच्छी खासी पॉपुलेटेड सिटी थी, ठीक है, सेंटर में थी। अब क्या होता है, आसपास में बहुत से टाउन होंगे, है ना, उन टाउन में भी क्या होगा, मोबाइल की दुकान होगी, और इन टाउन में जो मोबाइल होंगे वो मेरी दुकान से जा रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, किसी ने मेरी दुकान से मोबाइल परचेज़ किए, मान लेते हैं उसने 50 मोबाइल परचेज़ किए हैं, कैसे, ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पर उसने 50 मोबाइल खरीद लिए हैं मुझसे। 27 सितंबर को मुझसे मोबाइल खरीदें, और ये कह रहा है कि मैं आपको 27 अक्टूबर को पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, इन बिटवीन 6 अक्टूबर आती है, तो मेरे को पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं क्या करूँगी, इस बंदे को इन्फॉर्म करूँगी कि भाई मुझे आप अगर अभी पेमेंट करोगे 6 तारीख को, तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगी, ठीक है। जैसे 50 मोबाइल इसने खरीदे, एक मोबाइल 100 रुपये का था, तो 5000 के मोबाइल इसने खरीदे, तो मैं क्या कहूँगी, अगर आप मेरे को अभी 6 तारीख को पेमेंट करते हो तो मैं आपको 1000 रुपये इसमें डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप मेरे को अभी 4000 रुपये दे दो। तो देखो, कैश डिस्काउंट कब अलाउ किया जा रहा है, अर्ली पेमेंट के लिए। मतलब मैंने कोई सामान क्रेडिट पर सेल किया है, और क्या होता है कि मेरे को उसकी पेमेंट चाहिए होती है डिसाइडेड डेट से पहले, तो मैं क्या करूँगी, उसको कैश डिस्काउंट अलाउ करूँगी। तो कैश डिस्काउंट कब अवेल किया जा सकता है, ओनली एंड ओनली ऑन क्रेडिट सेल और परचेज, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट था वो क्रेडिट पर भी मिल रहा था और कैश पर भी मिल रहा था, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पर मिलेगा। और क्यों मिलेगा, हमें अर्ली पेमेंट चाहिए होती है, ओके। और देखो, जो ये ट्रेड डिस्काउंट था इसमें कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं कर रहे थे, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा उसके अंदर हम सेपरेट एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं ना, सेल गुड्स वर्थ 20,000 एंड प्रोवाइड 20% कैश डिस्काउंट। तो हमने XYZ को सेल किया है, तो एक तो अकाउंट किसका बन जाएगा, XYZ का बन जाएगा, कैश डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा, और एक बनेगा सेल्स। देखो क्या होता है, एक तो XYZ का अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि XYZ क्या कर रहा है, रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या होता है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर होता है ना, तो जो रिसीवर होगा वो डेबिट हो जाएगा, कितनी अमाउंट से, 16,000, क्योंकि इसको कितने पे करना है भाई, 16,000 पे करना है। कैश डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और जो भी नॉमिनल अकाउंट में लॉस और एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, तो कैश डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट होगा। इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,000, ओके। टोटल सेल्स कितने रुपए की हो गई, 20,000, ओके। ऐसे हम करके ये ट्रांजेक्शन लिख देंगे। फिर हम इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन अलाउ करता है, बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। ये कब अलाउ करेंगे, जब हम लार्ज क्वांटिटी में कोई भी सामान को परचेज करेंगे, ठीक है, ये बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं तभी मिलता है, ओके। और कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट या फिर अर्ली पेमेंट के लिए। सेकंड क्या डिफरेंस होगा ट्रेड डिस्काउंट में, ये कैश पेमेंट पे भी और क्रेडिट पेमेंट पर भी दिया जाता है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा ये क्रेडिट पर दिया जाता है। इसका पर्पज़ क्या होता है कि कोई इंसान आके मेरे से स्पेसिफिक क्वांटिटी में सामान खरीद ले जाए, और इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो मैंने सामान क्रेडिट पर दिया है उसकी पेमेंट कैसे हो जाए, अर्ली पेमेंट हो जाए, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए या फिर अर्ली पेमेंट के लिए होता है, ओके। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा, ओके। ये जो अमाउंट होगी वो कैसे लिखी जाएगी, डिडक्ट कर ली जाएगी, किससे, इनवॉइस से। जो टोटल प्राइस होता है ना, जो उसका जो मार्केट प्राइस था, लिस्टेड प्राइस था, उसमें से जो डिस्काउंट वाली अमाउंट होगी उसको डिडक्ट करके लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर डिडक्ट करके नहीं लिखी जाएगी, ओके। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे। जर्नल का अभी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है कंप्लीट, अब हम आगे पार्ट 2 के अंदर एंट्रीज करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।